नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। समान नागरिक संहिता पर संसदीय स्थायी समिति कल चर्चा करेगी। केंद्र सरकार ने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने आज से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में फिर से मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की। अमरनाथ यात्रा के लिए सेना ने ड्रोन रोधी टीमों और बम निरोधक दस्तों सहित त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू की। पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद फ्रांस में अशांति जारी। राष्ट्रपति मैक्रों ने जर्मनी दौरा स्थगित किया और युकी भांबरी ने स्पेन के मैलोर्का में पहला एटीपी युगल खिताब जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कल बैठक करेगी। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया कि समिति इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों के विचार जानेगी। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक गैर राजनीतिक है क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। समान नागरिक संहिता में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने और उन्हें लागू करने का प्रस्ताव है। ये संहिता धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी। फिलहाल देश में विभिन्न समुदाय अपने अपने पर्सनल लॉ के अनुसार संचालित हो रहे हैं। पिछले महीने 14 जून को विधि आयोग ने लोगों और पंजीकृत धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता के बारे में सुझाव देने और अपना पक्ष रखने को कहा था। आम जनता इस मुद्दे पर अपने सुझाव 14 जुलाई तक भेज सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वस्तु और सेवाकर परिषद की बैठकों को सहयोगात्मक संघवाद का श्रेष्ठ उदाहरण बताया है। श्रीमती सीतारामन नई दिल्ली में कल छठे वस्तु और सेवाकर दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने वस्तु और सेवाकर लागू होने से पहले अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, बहुकर दरें, जटिल प्रक्रिया और राज्यों की बीच जांच चौकियों जैसी चुनौतियों और इनसे करदाताओं और आम आदमी पर हुए असर का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए वस्तु और सेवा कर के सकारात्मक प्रभाव के बारे में भी बताया। उन्होंने वस्तु और सेवा कर को लागू करने में व्यापार संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जीएसटी की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से 11 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। श्री जोशी ने सभी राजनीतिक दलों से मानसून सत्र में सक्रिय भागीदारी करने और विधायी कार्यों तथा अन्य मुद्दों पर सार्थक चर्चा की अपील की है। केंद्रीय पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल गुजरात के द्वारिका, गोपनाथ और वेरावल में 3 संशोधित लाइट हाउसों के उद्घाटन के साथ 75 ऐतिहासिक लाइट हाउसों को पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए एक अभियान शुरू किया। पर्यटक स्थलों के रूप में कार्य करने के लिए ऐतिहासिक लाइट हाउसों को पर्याप्त सुविधाओं के साथ पुनर्निर्मित किया गया है। ये भारत के विशिष्ट लाइट हाउसों को मनोरम पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस पहल का उद्देश्य इन शानदार संरचनाओं के समृद्ध सांस्कृतिक महत्व और आकर्षण को प्रदर्शित करना है, जिससे वे पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा दे सकें और स्थानीय अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान कर सकें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात में पिछले लगातार 2 दिनों से विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तेज बारिश के कारण राज्य भर के अधिकांश बांधों, विशेषकर सौराष्ट्र और कच्छ के बांधों में जलस्तर बढ़ गया है। इस बीच बारिश प्रभावित जिलों में बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें तैनात की गई हैं।
ब्यौरा हमारी संवाददाता से। सौराष्ट्र के बारिश से प्रभावित इलाकों में खास करके जूनागढ़ जामनगर जिले के निचले इलाकों में बड़ी संख्या में खेत और गांव पानी से भर गए हैं, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान जारी है और पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल रात बारिश से प्रभावित जामनगर का दौरा किया और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे बचाव उपायों की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज राज्य में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और केंद्र द्वारा हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राज्य में अब तक कुल 31% मौसमी बारिश हो चुकी है। प्रदेश में हुई झमाझम बारिश से किसान खुश है और खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मौसम विभाग ने आज से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस महीने मध्य भारत और आसपास के दक्षिणी भागों तथा पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों, पूर्वोत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जयनमणि ने बताया कि अगले 3 दिन के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक तथा केरल में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग से आज 2 जुलाई जो अपडेट है यही है कि जो हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल है वो नेक्स्ट 48 आवर्स में मेनली पूर्वोत्तर राज्य और सब वेस्ट बंगाल और सिक्किम एरिया, बिहार और उसके साथ साथ हमारा जो वेस्ट कोस्ट है केरला, कोस्टल कर्नाटक में होगा। इस एरिया में हम लोग ऑरेंज कलर का अलर्ट रखते हैं और उसके साथ साथ जो बिहार का मेनली है और जो सिक्किम एरिया है और सिक्किम एरिया रेड कलर में हम रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। धन्यवाद। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से जारी है और देश भर से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन कश्मीर घाटी पहुंच रहे हैं। अब तक प्राप्त खबरों के अनुसार आज दोपहर 1 बजे तक लगभग 12,000 श्रद्धालुओं ने दक्षिण कश्मीर हिमालय में अमरनाथ जी के पवित्र गुफा मंदिर में भगवान शिव के प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन किए हैं। इससे पहले 4,903 तीर्थ यात्रियों का तीसरा जत्था आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 235 वाहनों के काफिले में नुनवान, पहलगाम और बालतल के दोनों आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। इस बीच पवित्र गुफा के दर्शन के लिए क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधार शिविरों तथा अमरनाथ जी गुफा मंदिर के रास्ते में सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। ब्रिगेडियर अमनदीप मल्ही ने कल संवाददाता सम्मेलन में सुरक्षा स्थिति सुदृढ़ करने में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी। हमारी डिप्लॉयमेंट हायर रीचेस, अंदरूनी इलाकों में जो रास्ते बनियाल टनल से लेके चंदनवाड़ी तक आते हैं उस सब पर पूरी तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जो हमारा सर्वेलेंस ग्रिड है इसमें हमारे एरियल एसेट्स जैसे कि क्वाडकॉप्टर्स, नाइट विजन डिवाइसेस सब तैनात किए गए हैं ताकि गैप फ्री 24/7 सर्वेलेंस हमको प्राप्त हो। इसके अलावा बहुत सारे कैजुअल्टी इवैक्यूएशन हेलीपैड्स और मेडिकल डिटैचमेंट्स अपग्रेडेड फैसिलिटी के साथ में पूरे 32 किलोमीटर के पैदल रूट पर तैनात हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 2025 तक देश में प्रतिवर्ष नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश भर में 9 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। भारत की अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान अपनी खदानों से कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की पहली तिमाही के उत्पादन की तुलना में लगभग दोगुना कर दिया है। कंपनी ने कहा कि उसने पहली तिमाही के दौरान 8.48 मिलियन मीट्रिक टन का कोयला उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया, जबकि इससे पहले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ये 4.27 मिलियन मीट्रिक टन था। मिशन गगनयान की क्रू रिकवरी टीम के पहले बैच ने भारतीय नौसेना द्वारा संचालित समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण कौशल अभ्यास का पहला चरण कोच्चि में पूरा कर लिया है। भारतीय नौसेना के गोताखोरों और समुद्री कमांडो ने क्रू मॉड्यूल को अत्याधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए अलग अलग तरह की समुद्री परिस्थितियों में पूर्व अवस्था में आने का प्रशिक्षण दिया।
2 सप्ताह तक चलने वाले अभ्यास में मिशन के संचालन, चिकित्सीय आपातकाल के दौरान की जाने वाली कार्रवाई और विभिन्न विमानों तथा उनके बचाव उपकरणों से परिचित होने के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान भारतीय नौसेना और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं को भी जारी किया गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों के दौरान गुम हुए 3 लाख बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाने में मदद की है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि सरकार ने इसी अवधि में 7 लाख से अधिक बच्चों की मदद की है। वे आज नई दिल्ली में बाल संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण विषय पर आयोजित क्षेत्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में बच्चों के विकास और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। फ्रांस में 17 वर्षीय किशोर की मौत के बाद 5 दिन से जारी हिंसा के दौरान लगभग 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट। फ्रांस के गृहमंत्री जेराल्ड डार्मानिन ने बताया कि रविवार तड़के 3 बजे तक पूरे देश में कुल 486 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को पेरिस के उपनगर नांट्रे में नाहिल एम की मौत के बाद फैली हिंसा में सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई के बाद अब कमी आई है। अल्जीरियाई और मोरक्को मूल के किशोर को कल दफनाया गया। स्थानीय खबरों में बताया गया है कि किशोर की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मीडिया को इससे दूर रहने को कहा गया था। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश में हिंसा को देखते हुए जर्मनी की अपनी निर्धारित यात्रा स्थगित कर दी है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि हिंसा से निपटने के लिए 45,000 पुलिसकर्मी और कई बख्तरबंद वाहन तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से अलका सिंह। इजरायल की सेना ने कहा है कि सीरिया की एक विमान भेदी मिसाइल के इजरायली क्षेत्र में फटने से हमलों का एक और दौर शुरू हो गया है। मिसाइल के अवशेष दक्षिणी इजरायली शहर राहत में गिरे हैं। इस पर सीरियाई सेना ने अपने बयान में कहा है कि इजरायल ने रविवार तड़के मध्य सीरियाई शहर होम्स के पास कुछ इलाकों पर हवाई हमले किए, जिससे काफी हानि हुई है, लेकिन कोई हताहत नहीं है। सीरिया के सरकारी मीडिया ने एक अज्ञात सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा है कि वायुसेना ने लेबनान के ऊपर से उड़ान भर रहे इजरायली युद्धक विमानों द्वारा दागी गई कुछ मिसाइलों को मार गिराया है। हालांकि इजरायल के अधिकारियों ने होम्स पर हवाई हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पश्चिमी केन्या के लोंडियानी शहर में शुक्रवार को एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 51 लोगों की मृत्यु हो गई। ये घटना उस समय हुई जब एक ट्रक ने कई अन्य वाहनों और बाजार व्यापारियों को टक्कर मार दी। पुलिस ने कहा है कि दुर्घटना लोंडियानी के रिफ्ट वैली शहर के पास हुई, जो राजधानी नैरोबी से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। अधिकारियों के अनुसार भारी बारिश के कारण राहत और बचाव कार्य बाधित हुआ है। भारत के यूकी भांबरी ने अपने दक्षिण अफ्रीकी जोड़ीदार लॉयड हैरिस के साथ स्पेन में मल्लोर्का टेनिस चैंपियनशिप का डबल्स खिताब जीत लिया है। ये यूकी भांबरी का पहला ATP वर्ल्ड टूर खिताब है। दोनों खिलाड़ियों ने फाइनल में नीदरलैंड्स के रॉबिन हेजे और ऑस्ट्रिया के फिलिप ओसवाल्ड की जोड़ी को 6-3, 6-4 से पराजित किया। इस सफलता के बाद यूकी भांबरी की ATP डबल्स रैंकिंग में सुधार होगा। वे 75वें स्थान से 58वें स्थान पर पहुंच जाएंगे। बेंगलुरु में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के दूसरे सेमीफाइनल में कल रात मेजबान भारत ने लेबनान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। फाइनल में अब भारत का मुकाबला मंगलवार को कुवैत से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समान नागरिक संहिता पर संसदीय स्थायी समिति कल चर्चा करेगी। केंद्र सरकार ने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने आज से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में फिर से मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की। अमरनाथ यात्रा के लिए सेना ने ड्रोन रोधी टीमों और बम निरोधक दस्तों सहित त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू की। पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद फ्रांस में अशांति जारी। राष्ट्रपति मैक्रों ने जर्मनी दौरा स्थगित किया।
और युकी भांबरी ने स्पेन के मैलोर्का में पहला एटीपी युगल खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।